कविता के रूप में ढली आपके मन की भाषा, आपकी भावनाएं बस कुछ लोगों के दिलों को छू सकें। इनका उद्देश्य काव्य का सिर्फ इतना ही है और आप अपने जीवन के अंतिम पलों तक कविताओं की सुगंध फैलाना चाहती हैं। और आपने गीत, छंद, अनेकों विधाओं में कविताओं को लिखा हुआ है और इसी क्रम में मैं मैम आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ मैम का स्वागत। हम माँ शारदे को नमन करती हूँ, जिन्होंने मनोभाव रूपी मोतियों को कविता रूपी माला में पिरोने की क्षमता दी। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अभिषेक जी का और ज्योति अमीन जी का, जिन्होंने मुझे ये मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया। एक रात माँ शारदे ने मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दिया। मेरी कलम मुखरित हो उठी। जो कुछ भी लिखा गया उसी की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाह रही। नारी शक्ति की बात हो रही है तो एक कविता नारी शक्ति पर मैं सुनाना चाहूंगी। इस कविता का शीर्षक है देती हूँ कोक सृष्टा को भी। बरस जाऊं किसी आंगन में, क्यों छिटकी, नारी पर नहीं है ये, दूसरी है। क्यों छिटकी है चांदनी आसमां पर, क्यों बिखरे हैं रंग जमी पर। क्यों छिटकी है चांदनी आसमां पर, क्यों बिखरे हैं रंग जमी पर। क्यों हवाओं में ताजगी सी है, क्यों हवाओं में ताजगी सी है। लगता है कहीं से बाहर आ गई, लगता है कहीं से बाहर आ गई। क्यों ताजगी सी है हवाओं पर, क्यों बिछी है नजरें राहों पर। क्यों ताजगी सी है हवाओं पर, क्यों बिछी है नजरें राहों पर। क्यों इंतजार की इंतहा हो गई है, लगता है बेमौसम बरसात आ गई, लगता है बेमौसम बरसात आ गई है। क्यों गुनगुनाहट सी है सांसों में, क्यों गुनगुनाहट सी है सांसों में। क्यों तान छिड़ी है साजों में, क्यों गुनगुनाहट सी है साजों में। क्यों तान छिड़ी है साजों में। क्यों जुबान खामोश सी है, क्यों जुबान खामोश सी है। लगता है मिलन की बात आ गई, लगता है मिलन की बात आ गई है। क्यों महकते हैं पत्ते शाखों पर, क्यों महकते हैं पत्ते शाखों पर। क्यों लहराती हैं जुल्फें शानों पर, क्यों महकते हैं पत्ते शाखों पर। क्यों लहराती हैं जुल्फें शानों पर। क्यों छलकता है दिल हरदम, क्यों छलकता है दिल हरदम। लगता है तेरे आने की दस्तक आ गई, लगता है तेरे आने की दस्तक आ गई। हाँ, वो नारी पर जो मैं बोल रही थी वो सुना रही। मैं कोई बदली तो नहीं, मैं कोई बदली तो नहीं बरस जाऊं किसी आंगन में। मैं कोई बदली तो नहीं बरस जाऊं किसी आंगन में। घटा हूँ घनेरी बुझाती हूँ तृष्णा तपती धरती की। घटा हूँ घनेरी बुझाती हूँ तृष्णा तपती धरती की। मैं कोई जलधार तो नहीं, मैं कोई जलधार तो नहीं बिखर जाऊं कहीं धरा पर। मैं कोई जलधार तो नहीं बिखर जाऊं कहीं धरा पर। सागर हूँ अपार छिपाती हूँ धरोहर निज गहराई में। सागर हूँ अपार छिपाती हूँ धरोहर निज गहराई में। मैं कोई आंचल तो नहीं, मैं कोई आंचल तो नहीं ढक लूं झूमते उपवन को। मैं कोई आंचल तो नहीं ढक लूं झूमते उपवन को। रजनी हूँ पूनम, रजनी हूँ पूनम निभाती हूँ नई सुबह जीवन की। हर रोज मेरा नया जीवन होता है, निभाती हूँ नई सुबह जीवन की। मैं कोई किरण तो नहीं, मैं कोई किरण तो नहीं सिमट जाऊं किसी मन में। मैं कोई किरण तो नहीं सिमट जाऊं किसी मन में। चांदनी हूँ धवल समाती हूँ अंधकार के जीवन में, समाती हूँ अंधकार के जीवन में। मैं जहाँ जाती हूँ रोशनी कर देती हूँ। मैं कोई सृष्टा तो नहीं, ये अंतिम लाइन है, ये मुझे बहुत पसंद है, आप भी इसे एंजॉय करेंगे शायद। मैं कोई सृष्टा तो नहीं कर दूं निर्माण सृष्टि का। मैं कोई सृष्टा तो नहीं कर दूं निर्माण सृष्टि का। सृष्टि हूँ संपूर्ण देती हूँ कोक सृष्टा को भी, देती हूँ कोक सृष्टा को भी। ईश्वर से भी अगर जन्म लेना है तो माँ की कोख चाहिए।
मैं कोई सृष्टा तो नहीं, कर दूं निर्माण सृष्टि का, सृष्टि हूँ संपूर्ण, देती हूँ को सृष्टा को, देती हूँ को सृष्टा को। ये जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मुझ में भी तूफान है। खड़ी हूँ समंदर के किनारे, खड़ी हूँ समंदर के किनारे, समंदर में भी तूफान है, मुझ में भी तूफान है। खड़ी हूँ समंदर के किनारे, समंदर में भी तूफान है, मुझ में भी तूफान है। देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को, देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को, झेलती रही मैं उस तूफान को, झेलती रही मैं उस तूफान को, अकेले निरंतर न जाने कब तक। झेलती रही मैं उस तूफान को, अकेले निरंतर न जाने कब तक। डूबती रही तूफान में, डूबती रही तूफान में, ढूंढती रही किनारा, डूबती रही तूफान में, ढूंढती रही किनारा। भीगे तन से, भीगे मन से, भीगी सी आंखों से, भीगे तन से, भीगे मन से, भीगी सी आंखों से। एक दिन किनारा मिला भी मुझे, एक दिन किनारा मिला भी मुझे उस सांवली सी शाम को, एक दिन किनारा मिला भी मुझे उस सांवली सी शाम को। दबा गया मुझे बर्फीली रेत की गहराई में, दबा गया मुझे बर्फीली रेत की गहराई में। मैं छटपटा रही हूँ, मैं छटपटा रही हूँ बाहर निकलने को, मैं छटपटा रही हूँ बाहर निकलने को। सोचती हूँ कई बार, सोचती हूँ बार बार, इससे तो समंदर ही अच्छा था, इससे तो समंदर ही अच्छा था, तूफान का साथ तो था, इससे तो समंदर ही अच्छा था, तूफान का साथ तो था। अब मैं अकेली रेत में दबी, अब मैं अकेली रेत में दबी, देख रही हूँ समंदर को। अब मैं अकेली रेत में दबी, देख रही हूँ समंदर को। वह आएगा मुझे फिर से बहा ले जाएगा, वह आएगा मुझे फिर से बहा ले जाएगा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ समंदर में डूब जाने, मैं तैयार हूँ समंदर में डूब जाने। कि वो निकल चुकी है राहों में, कि वो निकल चुकी है राहों में, है खुद की ही बस बाहों में। वो निकल चुकी है राहों में, है खुद की ही बस बाहों में। जमाने का उसको डर नहीं, अनिश्चितता उसका घर नहीं। दृढ़ संकल्प लेकर निकली है तो क्या हुआ वो अकेली है। अब सिसकियाना आहों में वो निकल चुकी है राहों में। तालियां इस मंच का जो मतलब मैं बता पा रहा हूँ कि इतना लुत्फ, मैंने बहुत सारे स्टूडियोज गए, मैं आप ओपनली कह रहा हूँ आपको, इस मंच से मैंने बहुत सारे स्टूडियो अहमदाबाद में देखे हैं, बट इतना अच्छा स्टूडियो, इतना अच्छा मैनेजमेंट मैंने नहीं देखा। तो एक बार सर आपके लिए जोरदार तालियां। और सर का है कि वो बेटे की तरह, उनका जब भी फोन आया कि आप आ जाओ यार, आप चिंता क्यों कर, टेंशन बहुत लेते हो। तो मैंने कहा मैं टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो इसीलिए मैं टेंशन। तो सर आपके लिए जोरदार तालियां। तारे जमी पर आए हैं, चांद आने वाला है, किस तारे जमी पर आए हैं, चांद आने वाला है। और अब चमकते तुम रहना, चांद आने वाला है। और महफिल ना होती है खास अगर तुम नहीं आते, कि महफिल ना होती ये खास अगर तुम नहीं आते। अरे माहौल ना बन पाता अगर तुम नहीं आते। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरे साथी जो हम लोग बहुत मंच पर गए हैं एक साथ और एक दूसरे के लिए एज अ मोटिवेटिंग रहते हैं हमारे, और जिन्होंने हर जगह हमें, मैं जब भी काव्य पाठ में जाता हूं तो ये हमेशा वहां आते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों का एक दूसरे से सेटिंग है, तुम आओगे तो मैं आऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रेम होता है जब आप रस किसी के, एक होता है ना, एक बॉन्डिंग होती है। जैसे अभी यहाँ बता रहे थे मालिनी मैम को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो एक जो बॉन्डिंग होती है वो एक बॉन्डिंग है हम लोगों के बीच। तो मेरे बहुत ही अच्छे ये यहाँ के जितने भी काव्य मंच में जहाँ पे भी मैं गया हूँ, और यहाँ पे मेरा जो काव्य का एक ग्रुप है, समूह है, उनमें से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उन्हीं की चांद पंक्तियों के साथ वो कहते हैं, कभी उठाए गए हैं कि कभी उठाए गए हैं तो कभी गिराए गए हैं, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से जोड़े और घटाए गए हैं। और कोई शौक से शायर नहीं बनता साहब,
कि कोई शौक से शायर नहीं बनता जनाब, सीने पे गैरों से तो पीठ पीछे अपनों से कई जख्म खाए हुए। एक बार जोरदार तालियों से हमारे साथी कवि ऋषि जी का स्वागत करें। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और इस मंच को संचालन करने के पीछे, भाई मुझे तो नहीं पता, मेरे को तो मैडम ने नेहा मैम ने जिम्मेदारी दी कि आप कुछ करना है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे ज्यादा सहयोग दिया है मुझे, वो ये बंदा है। तो एक बार जोरदार तालियां ऋषि भाई। प्रवाह में लिखते हैं, बस उसमें लिखा कीजिए, किसी और की नकल मत कीजिए। तो हम उनसे बहुत प्रेरित रहते हैं। ऐसे मेरे ऐसे लिखना तो मैं बहुत कम परफॉर्म भी करता हूँ। भैया ने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा राग रहता है ज़्यादातर विलाप, विद्रोह, उसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो थोड़ा ऑफेंड मत होना। सब सम्मानीय जन है, आपने सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सब बहुत अच्छा किया। हम बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। मैं अभी लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखा है। तो अर्ज किया है कि कौन यहाँ कैसी सीरत लेकर आया है, कि कौन यहाँ कैसी सीरत लेकर आया है, मुखोटे के पीछे एक और मुखोटा लगाया है। कि कौन यहाँ कैसी सीरत लेकर आया है, मुखोटे के पीछे एक और मुखोटा लगाया है। अरे गिरगिट भी सोचता होगा कि रंग बदलना तो मेरा हुनर था। कि गिरगिट भी सोचता होगा कि रंग बदलना तो मेरा हुनर था। अजी ये कौन है जिसने मुझे इस रेस में हराया है? तो इंसान के लिए ही है सारी की सारी चीजें। तो आगे ये जो कृति है उसका टाइटल है गुनाह। के फकत उम्मीद है मुझे तेरे रहमत की, के फकत उम्मीद है मुझे तेरे रहमत की कि तू बख्श देगा मुझे। के फकत उम्मीद है मुझे तेरे रहमत की कि तू बख्श देगा मुझे, वरना माफी के काबिल मेरे गुनाह तो नहीं। और उधेड़ होंगे किसी ने तो पंख खुले आसमान में, के उधेड़े होंगे किसी ने तो पंख खुले आसमान में, परिंदा पिंजरे से निकलने में ऐसे डरता तो नहीं कि माफी के काबिल मेरे गुनाह तो नहीं। इंसान की फितरत के बारे में 2 लाइन है कि समंदर भी निगल जाता अगर उसमें खाराश ना होती, तारों को भी गुलाम बना देता अगर मेरी औकात होती, सूरज के चमकने पर पाबंदी लगा देता, कायनात के जर्रे जर्रे को अपनी जागीर बता देता। अरे जो किराएदार बन के आए थे वो जमींदार बनकर बैठे हैं, कांधे से दुपट्टा सरकने ना देना बहन, भूखे गिद्ध शिकार की तलाश में बैठे हैं। कि शिद्दत से बना इस जन्नत को, कि जो किराएदार बनकर आए थे वो जमींदार बनकर बैठे हैं, कांधे से दुपट्टा सरकने ना देना बहन, भूखे गिद्ध शिकार की तलाश में बैठे हैं। कि शिद्दत से बना इस जन्नत को उजाड़ कर फिर जन्नत जाने के ख्वाब देखते हैं, कि शिद्दत से बना इस जन्नत को उजाड़ कर फिर जन्नत जाने के ख्वाब देखते हैं। अरे उठो सब ताली बजाओ, हम सब अक्लमंद आदम के बेटे हैं। कि फकत उम्मीद है मुझे इंसान से इंसानियत की, कि फकत उम्मीद है मुझे इंसान से इंसानियत की कि तू अब भी बचा लेगा इसे, कहीं अगले ही कदम पे खत्म, कहीं ये जहां तो नहीं, कि माफी के काबिल मेरे गुनाह तो नहीं। सोनल जी ने अभी थोड़ा सा वो इमोशनल कर दिया। जब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे, आखिरी समय की बात थी जब मैं उनके साथ था, उन्होंने एक चीज बताई थी कि बेटा तुमको ऐसा लग रहा है कि हम आपको डांटते हैं, लेकिन हम आपके राहों में से पत्थर हटा रहे हैं, तो हम चल रहे थे तब हमको मिले थे। तो ऐसा याद तो आती है, क्योंकि 15,000 रुपए की सैलरी में भी वो पूरा घर जिस तरह से चलाते थे, उनसे 5 गुना सैलरी होने के बाद भी मैं नहीं चला पाता, पता नहीं कैसे करते थे। तो आगे की कुछ पंक्तियां हैं कि ये आप बड़ों के लिए सारी की सारी पंक्ति ये है जो कि तपते सहराओं में छांव यूं ही नहीं मिलती,
कि तपते सहराओं में छांव यूं ही नहीं मिलती, पौधे को सींच सींच कर पेड़ बनाना पड़ता है। कि तपते सहराओं में छांव यूं ही नहीं मिलती, पौधे को सींच सींच कर पेड़ बनाना पड़ता है। झूठ पर तो सब यूं ही यकीन कर लेते हैं जनाब, कि झूठ पर तो सब यूं ही यकीन कर लेते हैं जनाब। ये तो सच है जिसे हर बार साबित होना पड़ता है। भैया ने कहा कि आपने कहा था अभी, और काफी मैडम ने भी पढ़ा राम जी के बारे में। राम बनना तो छोड़िए, रावण भी बन जाए तो बहुत अच्छा है। हम दोनों में दोनों प्रतिभाएं होती है, राम या रावण। और कौन सी परिस्थितियों में हमारे में से कौन बाहर आता है वो तय करता है कि हम इंसान कैसे हैं। कभी कभी इंसान सही हो या नहीं, हालात भी हो सकते हैं। तो अपने आप के लिए कुछ चीजें हैं कि पल में जीर्ण हूं तो पल में महाकाय हूं, पंचभूतों से बना मैं मिट्टी का आकार हूं, गलतियों का बाजार पूरा और खूबियों का आसमान हूं, वज्र सा तेज हथियार में एक 1000 हूं, रवि सा ताप कभी कभी सर्द ठंड की शाम हूं, बाप की हट माँ की ममता तो किसी से के पायल की झंकार हूं। रवि सा ताप कभी कभी सर्द ठंड की शाम हूं, बाप की हट माँ की ममता और किसी के पायल की झंकार हूँ, दोस्तों की जान हूँ दुश्मनों के लिए ललकार हूँ, गर नम्र से आनंद हूँ तो गुस्से में हाहाकार हूँ, पंचभूतों से बना मैं मिट्टी का आकार हूँ, गीता का सार कभी कभी रावण सा अभिमान हूँ, गीता का सार कभी कभी रावण सा अभिमान हूँ, महाकाल का भक्त में तेरा आखिरी आयाम हूँ, आदि से अनंत हूँ, कभी दानव तो कभी महंत हूँ, एक मुठ में ब्रह्मांड समेटे अनंत, एक मुठ में ब्रह्मांड समेटे अखंड और प्रचंड हूँ, वज्र से तेज हथियार में एक 1000, खंडित सही पर विसर्जित नहीं, कि खंडित सही पर विसर्जित नहीं, मैं मौत पे भी सवार हूँ, अरे तुझसे नहीं बदला जाएगा प्यारे, मैं विधि का वो विधान हूँ, कि रावण हूं मैं कर्म से, अजी तू क्या मेरा बिगाड़ेगा, अगर एक सिर काटेगा तो दूसरा आ जाएगा, अगर मुझे मारना है तो तू थोड़ा ध्यान कर, जा मेरे अपनों से आ मेरी कमजोरी जानकर, फिर एक ही वार में तू मुझे बिटा देगा, ये रावण है तभी झुकेगा जब तू खुद में राम जगा देगा। मोहब्बत के बारे में ऐसे भी मम्मी ने बेकार चीजों के लिए बात करने के लिए मना करा कि तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं, यह मोहब्बत है जनाब, इसकी दवाई बिकती नहीं। और लास्ट वाली लाइन, बस एक लास्ट वाली लाइन बताता हूं मैं इस तरह से। चलिए मोहब्बत पे छोड़िए, मैडम ने कहा था आतंकवाद के लिए, आतंकवाद में ऐसा है कि आज दुनिया चुप नहीं बैठती, कोई अगर अपने पे वार करता है तो बखूबी जवाब देते हैं, अरे क्या गम है अजी क्यों आंसू बहाते हैं, अरे क्या गम है अजी क्यों आंसू बहाते हैं, शहीदी लेकर फिदाई तो जन्नत में जाते हैं, कि अरे क्या गम है अजी क्यों आंसू बहाते हैं, शहीदी लेकर फिदाई तो जन्नत में जाते हैं। अब आपका कोई सफर पे गया है तो हम भी पूछेंगे, कि अब आपका भी कोई सफर पे गया है तो हम भी पूछेंगे, जब रेल गुजरती है तो लोग हाथ क्यों हिलाते हैं। जय श्री राम। कुछ भी ना सब कुछ है, सब कुछ भी है तो क्या कुछ है, ना कल कुछ था ना आज कुछ है। और आपने रावण की बात की, आपने रावण की बात की, बिल्कुल सही कहा आपने रावण के बारे में कि एक बार क्या हो रहा था, रावण बच्चे बोले थे मुझे राम बनना है, मुझे राम बनना है। तो बच्चे तो ठीक है यार, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कुछ तो अच्छे खासे 18 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले भी आ गए, बोले हमें भी रावण बनना है, बोले हमें भी रावण बनना है। तो एक बूढ़े दादा थे, उनको उम्र का तजुर्बा था, तो वो हरकतें जानते थे उनकी, तो उन्होंने मार दिया। बोले देखो रावण क्या कह रहा है कि देखो तैयारियां शुरू हो गई मुझको फिर से जलाने की, कि देखो तैयारियां शुरू हो गई मुझको फिर से जलाने की, अरे जो मुझसे भी गया गुजरा है उसको राम बनाने की।
कि जो मुझसे भी गया गुजरा है अब उसको राम बनाने की। अरे मान लिया ये प्रथा है ठहरी, कि मान लिया ये प्रथा है ठहरी, कि मुझको हर बार जलाओ तुम। अरे राम बनना तो छोड़ दो यार, तो रावण ही बन जाओ तुम। और फिर लिखा उसमें कि सदियों से जलाया है तुमने, कि सदियों से जलाया है तुमने, क्या पूरा जला तुम पाओगे? मन मंदिर में जब हो रावण तो कैसे भगा तुम पाओगे? इसका मतलब ये नहीं कि मैं रावण को प्रमोट कर रहा हूँ, कुछ अच्छाइयाँ सब में होती जैसे इन्होंने बताया। तो अभी इसी क्रम में आज की शाम की आखिरी प्रस्तुति है, तो कहते हैं ना ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो मैं बस उनके लिए इतना ही कहूंगा कि जब उनसे मैं मिला, फोन पे बात हुई, तो आप यात्रा पे गई हुई थी शायद, ये देशाटन पे थी मैम, तो उन्होंने बोला कि मैं जरूर आऊंगी। और उसके बाद जैसे ही आई उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया। ये एक अपनत्व होता है, ये एक पारिवारिक रूप होता है। काव्य जो है ना, मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि जिसमें ना सीनियर ना जूनियर, जहां पर कुछ भी धर्म नहीं, कुछ भी सीनियरिटी जूनियर, सिर्फ काव्य है। और वो काव्य का आदान प्रदान जो किया, मैम ने मुझे तुरंत फोन किया कि बोली मैं आ रही हूँ और इस तरीके से है, आप बताओ कैसे करना है। तो इन्होंने मुझे उल्टा सब चीजें पूछी, ये हो गया सब हो गया। पहली बार मंच संचालन कभी नहीं किया मैम, ये सब मैम ने बोल दिया फायदर्पण टीम में तो मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, बोला नहीं आपको बिल्कुल ही करना चाहती हैं। तो बस मैम आपको बुलाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगा, और ये बिल्कुल सही बात है। मैंने लिखा था कि कविता का आराधक हूँ, कि कविता का आराधक हूँ। कुमार विश्वास जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मेरी रचनाओं में ना आपको वो टोन दिख जाएगी, और बिल्कुल भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो बस उनके लिए ही है, उनके जैसे दिख भी रहे। थैंक यू। कि हालांकि तो उसमें लिखा था कि कविता का आराधक हूँ, खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, और सिर चढ़ जाए फिर इतना कोई लाड़ नहीं कर सकता हूँ। और सच कहना कई कभी और, कि सच कहता हूँ कभी और, कलम की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं पहाड़ को राई और दिल को ताड़ नहीं लिख सकता हूँ। तो मैम एक बार जोरदार तालियां ज्योति मैम के लिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि मैंने उनको पूछा भी कहीं आपका कुछ और प्रोग्राम, बोली नहीं मैं आऊंगी, आप आराम से करिए। तो मैम एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। साहित्य अर्पण मंच के इस प्रोग्राम के लिए, सफल आयोजन और सफल संचालन के लिए अभिषेक जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है। मैंने देखा कई कवि ऐसे हैं कि जिनका ये प्रथम प्रयास था और प्रथम मंच था, उन सब के भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि इनको देखकर मुझे भी अपना वक्त वो याद आ गया, दशक बीत गया, लेकिन ये हालत होती है जब अपना प्रथम प्रयत्न जो होता है तो उसका वो चार्म कुछ अलग ही होता है। अब अगर बात करूं तो आज जो नारी शक्ति की बातें हो रही है, लेकिन मेरी मान्यता थोड़ी सी डिफर करती है इस तरह से कि भगवान ने हमें इक्वल बनाकर ही भेजा है। स्त्री और पुरुष दोनों पूरक हैं, दोनों जरूरी है सृष्टि के सर्जन के लिए, संचालन के लिए। तो हम तो इस तरह से अधिकार की मांग करके खुद को याचक बना रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इस मामले में ये मानती हूँ कि अगर नारी बहुत कुछ सहन करती है तो पुरुष भी बहुत कुछ सहन करते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं, ज्यादा मुखर नहीं होते और ना ही आंसू बहाते हैं। लेकिन तकलीफें इस जीवन की, इस संसार की सबके लिए इक्वल है, और हम याचक तो बिल्कुल नहीं बन सकते। हम इक्वल हैं और इक्वल रहेंगे, इस तरह से इक्वालिटी की मांग नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं धन्यवाद। अब मैं अपनी कविताओं का थोड़ा पठन करूंगी, हालांकि बहुत देर हो चुकी है इसलिए ज़्यादा वक्त तो नहीं लूंगी, लेकिन विशिष्ट अतिथि बना के लिए अभिषेक जी को धन्यवाद। और आप सब बहुत धीरज से सुन रहे हैं तो आपके धैर्य के लिए भी मैं प्रशंसा करती हूँ। अभी जो मेरी कविता है तो मैं एक
न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा कल्पनाएं आकर्षित नहीं करती, मुझे हकीकत आकर्षित करती है। और जैसे मैंने अभी पुरुषों की बात की, तो मैं शायद वो पहली नारी हूँ जिसने पुरुषों के हृदय की बात लिखी है अपनी कविता में। इतनी नारी शक्ति के बीच में अब एक पुरुष के मनोमंथन की भी बात हो जाए। और मुझे कुछ, जब मैं पढ़ती हूँ अपने एपिक्स, महाभारत, रामायण वगैरह, तो वो जो मुख्य चरित्र होते हैं उससे अलग मुझे वो चरित्र दिखाई देते हैं जो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ना ही लोग उनके बारे में कभी सुनते हैं। अब जैसे मैंने जो ये कविता लिखी है उसमें एक पुरुष के मनोभाव तो हैं, लेकिन साथ में एक ऐसा कैरेक्टर है राधा का पति। मेरे कविता का शीर्षक है राधा का पति। तो मुझे नहीं लगता किसी को शायद उसका नाम तक मालूम होगा। ये जग जाहिर है कि राधा परिणीत थी, तो उसके पति की क्या मनोदशा रही होगी, ये कोई सरल बात नहीं थी कि वो था, फिर भी उसकी पहचान दुनिया को नहीं थी, लेकिन उसके प्रेमी की थी। तो मैंने उस पर ये लिखी है कविता, राधा का पति। मैं हूँ राधा का पति, नाम तो क्या जानेगा कोई, जब वो मेरे नाम से जानी ही नहीं गई। अर्धांगिनी थी वो मेरी, पर नाम जोड़ा गया कृष्ण के साथ। वो तो थी वृषभान की दुलारी, या तो फिर कान्हा की प्यारी। जब भी राधा का आता है नाम, तो वो वृषभान उसके पिता जाने जाते हैं, उसका प्रियतम जाना जाता है, लेकिन उसके पति के बारे में कोई नहीं जानता। अर्धांगिनी थी वो मेरी, पर नाम जोड़ा गया कृष्ण के साथ। वो तो थी वृषभान की दुलारी, या थी फिर कान्हा की प्यारी, पर मेरे नाम का जिक्र तो कभी भी कहीं आया ही नहीं। उठाई उसकी जिम्मेदारी, ये जानते हुए भी कि उसके मन में, उसके अस्तित्व में कोई और है। मेरे लिए तो बस वो चलता फिरता एक शरीर है। गुणगान हुआ उनके प्यार का, मिसाल बने दोनों प्रेम का, और मंदिर बने उनके नाम का। पर जिक्र नहीं कहीं मेरी पीड़ा का, जो झेलता रहा खामोशी से उम्र भर। क्या जवाब देगा तुम्हारा ये ईश्वर, जो खुद चला गया था उसे अकेला छोड़कर। उसकी रोती रातों को कैसे संभाला था, उसकी रोती रातों को कैसे संभाला था, उसके गुमसुम दिनों को कैसे संवारा था। क्या जतन नहीं किए उसका दिल बहलाने के खातिर, उस पत्थर की मूरत के संग कैसे जीवन गुजारा था। अगर राधा का प्यार तपस्या था, तो मेरा जीवन भी तपस्या से कम नहीं था। बिना भेख लिए ही मैं तो जोगी बना था। ए दुनिया वालों, कभी अपने आप को मेरी जगह रखकर मेरी पीड़ा का एहसास करना। जैसे इन्होंने कहा ना कि अपनी खुद को उनकी जगह रख के देखना चाहिए। ए दुनिया वालों, कभी अपने आप को मेरी जगह रखकर मेरी पीड़ा का एहसास करना। अब जब जलाओ आरती की ज्योति, उनके साथ मुझे भी एक बार याद जरूर करना। एक्चुअली कृष्ण मेरे बहुत प्रिय हैं, और कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कृष्ण को पाना चाहूँ तो मैं उनका क्या बनूं कि वो मेरे रहे। क्योंकि कृष्ण का चरित्र अपन ने देखा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चरित्र है। तो उस कश्मकश को मैंने अपनी कविता के रूप में ढाला है। मेरी कविता का शीर्षक है कश्मकश। समझ नहीं आता कान्हा, तुझे किस रूप में पाना चाहूं मैं। जिस देवकी ने तुझे जन्म दिया उसे तो एक रात में छोड़ चला तू। बचपन बीता यशोदा के साथ, उसे भी जुदा कर चला तू। रास रचाया जिन गोपियों के संग, उन्हें भी रोता छोड़ गया तू। प्रेम दीवानी राधा को भी जीवन भर की बिरहन बना गया तू। बंसरी को छोड़ा जब गोकुल को छोड़ा तू। जिस मिट्टी से लिपट कर तेरा बचपन बीता, उस जमुना तट को भी छोड़ा तू। रुक्मणी को पटरानी बनाया,
फिर भी मन से रहा राधा का तू। अब एक ही सूरत बची है कि अर्जुन बन जाऊं, बना डालूं तुझे सारथी अपना। अब एक ही सूरत बची है कि अर्जुन बन जाऊं, बना डालूं तुझे सारथी अपना। बस इसी तरह से उम्र भर मेरे साथ बना रहेगा तू। धन्यवाद। अब मैंने एक प्रयोग किया था। मेरी एक्चुअली जो पसंदीदा है उसकी तो वो इस तरह से है कि मुझे 2 या 4 लाइनों की शायरियाँ बहुत पसंद है, बहुत लंबी लंबी कविताएं पसंद नहीं है। और जो 2 लाइनें हैं तो मैंने एक प्रयोग ऐसे किया है कि शुरू जिस शब्द से होता है उसका अंतिम भी उसी शब्द से होता है, लेकिन वो शब्द के मायने दोनों जगह अलग होते हैं। तो मैं चंद पढ़ूंगी। जल गए जो आशियाने एक बार, जल से शुरुआत हुई। जल गए जो आशियाने एक बार, फिर न हुए आबाद बावजूद अश्कों के जल से। बस गए जो वो नजरों में तो फिर, बस गए जो वो नजरों में तो फिर न ये दिल रहा खुद के ही बस में। पल रहे थे जो ख्वाब आंखों में, पल रहे थे जो ख्वाब आंखों में, देखते ही देखते वो टूटे पल में। राह देखते रहे हम उम्र भर, राह देखते रहे हम उम्र भर, बिछा के नजरें तेरी राह में। सजा के बैठे उल्फत को, सजा के बैठे उल्फत को नजर करने के वास्ते बदल गई ये चाहत ताउम्र इंतजार की सजा में। बांध के रखा है अश्कों को, बांध के रखा है अश्कों को, कस के बूंदी हुई पलकों के बांध से। सोच रही हूँ क्या वो मुझे भी, सोच रही हूँ क्या वो भी मुझे बुलाया करते होंगे अपनी सोच में। मैं जो ये शायरियाँ लिखती हूँ वो मैं नूरे शमा के नाम से लिखती हूँ। और पहले से ही मुझे ये शमा परवाना, जब मेरी मुग्धावस्था थी तब से ही मुझे ये शमा परवाने का जो रिश्ता है वो बहुत मोहित करता था। और इसीलिए मेरी जब शायरियाँ लिखने की शुरुआत हुई तो वो ये शमा के उससे आगाज हुआ था। और फिर मैंने अपना तखल्लुस भी नूरे शमा के नाम से लिख दिया था। तो अब ज्यादा तो नहीं, चंद शायरी पढ़ूंगी। नूर ही से रहा हरदम वास्ता जमाने का, नूर ही से रहा हरदम वास्ता जमाने का, शमा को तलाश रही उस परवाने की जो उससे पूछे जलने का सबब। न हो हाजिर महफिल में, न हो हाजिर महफिल में, फिर भी जिक्र तेरा होता रहे, इससे ज्यादा तेरी ए नूर पहचान और क्या होगी। कश्ती डूब जाती है बीच भंवर में, कश्ती डूब जाती है बीच भंवर में, किनारे फिर भी खामोश रहते हैं। हम भी देखते हैं अपने आसपास जो कुछ भी होता है। कश्ती डूब जाती है बीच भंवर में, किनारे फिर भी खामोश रहते हैं। कश्ती डूबे या तैरे इन्हें इससे क्या, कश्ती के अंजाम से खुद को दरकिनार रखते हैं। नदी के धारे फिर पहले से बहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर शमा की किस्मत में, हर शमा की किस्मत में महफिल हो ये जरूरी तो नहीं। अपने जब महफिल होती है तो एक शमा जलाई जाती है, जब तक महफिल चलती है वो शमा रोशन रहती है। मैं खुद को भी शमा ही देखती हूँ। हर शमा की किस्मत में महफिल हो ये जरूरी तो नहीं, कुछ शमें जला करती है अंधेरे में राह दिखाने को। एक आखिर में अब मैं थोड़ा कॉमेडी है शमा परवाने का रिश्ता। वो जमाना और था, ये आखिरी पेशकश है, जरा गौर फरमाइएगा। थोड़ा मतलब कॉमेडी का पुट भी दिया है।
वो जमाना और था जब इश्क की आग में परवाने जल जाया करते थे। वो जमाना और था जब इश्क की आग में परवाने जल जाया करते थे। अब जमाने के साथ ये भी स्मार्ट हो गए हैं। अब जमाने के साथ ये भी स्मार्ट हो गए हैं। अब फायर प्रूफ जैकेट पहनकर ये शमा के आसपास मंडराया करते हैं। मतलब मैम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका, ईवा मैम का, और यहाँ पर जितने भी लोग आए, जितने भी कवि कवित्री, आज इंटरनेशनल अहमदाबाद का वो भी चल रहा है, आपको पता होगा, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ठीक है, मैं देखता हूँ स्लॉट अपना, तो उसके लिए लोग आए। तो इसके लिए और आप सभी को, और सबसे ज़्यादा कि इसके लिए, और मैं अगेन एक बार कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये बोलना चाहिए, क्रोक स्टूडियो के लिए ये वो नहीं है, लेकिन सर ने, देखिए सबसे अच्छी बात है कि ऑनर्स इतना नहीं बैठते हैं, उन्होंने खुद महफिल को एंजॉय किया है और उन्होंने बोला कि मैं इस महफिल को अपने तरीके से लूंगा, तुम आओ, आराम से आओ। देखिए वो दोनों लोग बैठे हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आगे का मंच के लिए मैं गर्मा को दूंगा। तारीफ की, सबको सम्मान दिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ज्योति मैम और ईवा मैम को कि एक बार अभिषेक सर को हम बुके देके सम्मान। આખી સરસ મોતી પુષ્પમાળા બનાવી અને આપણને બધાને એ ભેગા કર્યા અને આજે આપણે બધા નવા મિત્રો, કેટલા બધા આપણને બધા નવા મિત્રો મળ્યા છે, બરોબર છે? તો એનો એક યશ છે ને કોને જાય છે? નામ બોલો જોશથી। અભિષેક 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 અભિષેક। मैंने ऐसा बोला कि मोती, बिखरे हुए मोती थे हम लोग, तो एक मोती की जो माला बनाई है वो अभिषेक जी ने बनाई है। तो हम नए मित्र बन चुके हैं, नए परिवार बन चुका है और साहित्य अर्पण बहुत आगे जाएगा। जिस महफिल में वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले इतने लोग हैं, पहली महफिल में कोई जगह पे नहीं होगा, कोई जगह पे नहीं होगा, कोई ऐसी महफिल नहीं होगी कि इसका पहला प्रोग्राम हो और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इतने लोग आके बैठे हैं, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसी कोई संस्थाएं नहीं होगी। तो मैं भी चाहूंगी कि मेरी ये साहित्य अर्पण संस्था है वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते, कोई भी एक रिकॉर्ड जीते, उसकी ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं और हम जरूर से जीतेंगे। हमारे आगे पीछे ऐसे ही टाइटल होंगे। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे इंसान को हम क्या दे सकते हैं। तो पहले तो तालियां बजानी चाहिए अभिषेक जी के लिए, बहुत तालियां बजानी होंगी। और मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। पुष्प है और उसकी जो सुगंध है, उसकी जो पंखुड़ियां हैं, वो हमेशा पंखुड़ियों के जैसे खिलते रहे, उनकी शब्दों से सुवास आती रहे और हमें उनकी जो भी एडवांटेज हो वो मिलती रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ। खूब आगे जाए ये मंच। और आपने जो शुरुआत किया है वो शुरुआत तो कितनी धमाकेदार है, सब लोगों ने देख लिया है और लोग भी देखेंगे। तो मैं आपको, ज्योति दीदी के बीच आप आ जाइए, हमारे भैया, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको आशीष देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब, सबसे पहले तो जो साहित्य अर्पण की टीम है, जो नेहा जी का विजन है, ये नेहा जी दुबई से इसकी संचालिका है, वो इसकी CEO हैं। उन्होंने पता नहीं कुछ देखा होगा, तो ऐसा लगा मुझे, तो उन्होंने इस जो मंच की संचालन की और मंच को जिम्मेदारी दी थी मुझे। मैंने कहा भी कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, बट उन्होंने कहा नहीं आपको करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा है। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने कुछ किया ही नहीं, देखा जाए तो मेरी जितने भी साथी हैं, मित्र कवि, चाहे वो गर्मा हो, चाहे वो ऋषि हो, अवनी जी हो, इन लोगों ने, मोहित भाई हो, कवि थे, मोहित भाई को मैंने कल बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं आऊँगा, और आज सुबह उन्होंने, उनका फ़ोन आया। और हमारे सबसे अच्छे साथी मैम, वो विवेक जी बैठे हुए हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो लिखते नहीं है अभी, मैंने उनको बोला आप लिखना, और उनका राम की रचना आपको आपने देखा ही होगा। और समस्त, इवन मालनी मैडम, इनका 2 बार फोन आया, अभिषेक भाई हाँ तमे कोई दिक्कत है, अब मुझे गुजराती नहीं आती है, तो उन्होंने बोला कि जो भी ये सब है आपको नहीं सुना है, तो ये सरस्वती जी की मूर्ति, पूजा का सामान जितना था वो लेके आए, क्योंकि एक नियम है ईश वंदना के पहले नहीं। फिर क्रोक स्टूडियो के लिए जब बोला, उन्होंने बोला अरे यार आप आ जाओ, बस आप टेंशन मत दो,
इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी महफिल है, होता रहेगा। फिर चेतना मैम का बहुत बार फोन आया, आज ही इनका अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में जाने वाली थी सेशंस में कुछ, तो बोली नहीं मैं आऊँगी। इसके बाद मीनाक्षी मैम, सबका मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, भूषित जी, कल्पेश भाई, सर आप, सोनल मैम। तो आज जो एक कवि लोगों से हमें संपर्क हुआ है, जो हम जितने हम लोग मिले हैं, मैम का पॉइंट सही है कि ये एक काव्य परिवार है, इसमें हम एक दूसरे से जितने लोग, अरविंद सर का बाद में ऐसा निकला कि हमारा होम टाउन उनका होम टाउन बहुत ही नियर बाई है, यूपी से वो भी बिलोंग करते हैं और मैं इसरो कम्युनिटी से हूँ, ये मेरे साथी, मैं इसरो में जॉब करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो जैसे मैम ने बोला ना, साहित्य और साइंस सा बिल्कुल सही बात है। तो ये एक रिश्ता है हमारा। और उसके बाद मैम का, चेतना मैम का, सॉरी ज्योति मैम का और ईवा मैम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सभी लोगों का जिनका मैंने नाम नहीं लिया, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप सभी ने जो एक इस महफिल को आके, मैंने आज कहा था ना कि सेकेंड हाफ के बाद आपको लगा होगा ना महफिल में भले ही लोग कम थे लेकिन मजा आया, एक जो पावर पैक परफॉर्मेंस हुई है ना, और सबसे बड़ी बात उसमें एक हमें कुछ सीखने को भी मिला आज, बहुत सारी चीजें। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं इसके लायक नहीं था, बट ये इनका आशीर्वाद और प्यार है। और मैम, हम अवश्य जितने लोग आए हैं ये सब लोग इंटरकनेक्टेड रहेंगे, और हम इसी तरीके की काव्य महफिलें पुनः क्रोक स्टूडियो में ही, क्योंकि बहुत अच्छा है। और इनका सर देखिए, सर अभी तक बैठे हुए हैं, और अभी मैं चाहता हूँ कि सर और मैम आप लोग यहाँ पे आए। ये दोस्त लोग, सर हमने तो अभी ऐसे यहाँ पे घर बना लिया है, और हमने ऐसे मुझे जब देखा तो उन्होंने तब से कहा है कि आपने वेन्यू जो है ना, वेन्यू बहुत अच्छा चूज किया हुआ है। ये कराओके स्टूडियो हम हमारा घर समझते हैं, तो घर में तो कभी भी आ जा सकते हैं ना, बजाओ तालियां यार। क्योंकि हम यहाँ पे आए तो जो एनवायरनमेंट मिला, पॉजिटिविटी मिली, आपका जो सपोर्ट मिला, उनसे हम बहुत प्रेरित हुए हैं और चाहते हैं कि हम बार बार यहाँ पे आए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी हम लोग करें, और आपके आशीर्वाद से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और मीनू जी का घर जो है वो तो मेरे एकदम नजदीक में है, हम लोग बहुत नजदीक हमारे घर है, तो पड़ोसी है मतलब, तो उनका भी हम आपकी प्रार्थनाओं में, दुआओं में हमारे ये ग्रुप को रखना। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और आप यहाँ पे अच्छा देती हूँ। थैंक यू अभिषेक जी, युवा जी, ज्योति जी, आप सब कि जो माहौल आपने यहाँ पे बनाया, ये ग्रुप की शान और बढ़ा दी आप सबने। वो कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, ये मेरा एक सपना हुआ करता था कि मैं यहाँ पे वो हास्य कवि सम्मेलन, मुशायरा, वो सब करूँ। 7 साल हो गया कि उसके बाद में जाके आज ये मैं सफल। कुछ कपड़े थे, आप देखिए एनवायरनमेंट जो मतलब एम्बियंस जो मैंने बनाया है, ये मैंने बेसिकली संगीत रिलेटेड इतना नहीं किया था। संगीत का तो क्योंकि ब्रेड एंड बटर चलाना है, वो सब करना है, इसके लिए मैंने वो कर दिया। आप देखेंगे कलर, ये कलर आपको कहीं नहीं मिलेगा, येलो लाइट्स, ये बेसिकली सब वो सब सोच के ही मैंने बनाया था कि आज नहीं तो कल ऐसी महफिल यहाँ पे जमे। मुझे काफी शौक है, मुझे आता नहीं है बट मुझे सुनना बहुत पसंद आता है। बोला मैं फैन हम दोनों कुछ 1-1.5 साल करीबन होने आया, 1.25 से 1.5 साल हम जुड़े हैं। मेरी फर्स्ट वाइफ कोरोना में एक्सपायर हो गए थे, इनके फर्स्ट हस्बैंड 7 साल पहले, तो हम यहीं पे मिले थे। तो मेरे को काफी हर कोई कहता था कि आपने ग्रुप में क्या पाया। मैं बेसिकली बाय बॉर्न मैं सिंधी हूँ, और मुझे सिंधी आती नहीं है, समझ आती है, बोलना नहीं आता है। मैं खासियत बता देता हूँ हर की, जैसे आप लोग की खासियत कविता मतलब आप लिखते हो, तो मुझे वो पैसा कमाना नहीं आता है। तो सब मेरे को बोलते थे कि तू सिंधी पे कलंक है, कि तूने यहाँ पे क्या कमाया, पैसा तो कमाता नहीं है, कर क्या रहा है। अभी इससे ज्यादा ईश्वर को क्या चाहिए। मैंने सरस्वती देवी की यहाँ पे सेवा की, साक्षात अगर मैं कहूँ तो सरस्वती देवी ही है ये खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। क्या बात है। अगर आप जो लिखते हैं
और इनके कंठ से अगर आप सुनेंगे तो जैसे हमारे जयेश पांडे जी, दो लाइनें हो जाए। तो जयेश पांडे जी ने इन्हें छोटी लता का किताब दिया हुआ। अरे वाह, फिर तो आज हम सुनते रहेंगे। इनकी आवाज सही में लता से कुछ मतलब उनके रिसेम्बलेंस ही है। मैं मतलब वो बोलना नहीं चाहिए, लता से कम नहीं है, पर काफी अच्छी है वो। ये ऐसी जैसे अगर आप तारीफ करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये मुझे हमेशा काट ही देती है कि नहीं। एक बार हो जाए। एक गाना आप लोग पर आप माइक चालू एक शेर लिखा है, अंत में मैं बोल देता हूँ, कृष्ण अर्पण कर देता हूँ। न बेबसी न संकोच न मन हार के जिए, न बेबसी न संकोच न मन हार के जिए, हमें तजुर्बा है जीने का तो क्यों न मुस्कुरा के जिए। यस प्लीज। वो कह रहा है बहुत मिस देखिए अभी तक आपको रचना भाई बहुत मैं अभिजीत जी को कहूंगा कि वो आए हमारी टीम में से और माल्यार्पण करें। माला के साथ तालियां नहीं रुकनी चाहिए बस। मीरा पुष्प में सबको हम लोग जिस दे रहे हैं, सूख है ठीक है पर सुगंध रहेगी। ये छोटा सा एक सम्मान है हमारा आपस में ही, जो कि हमें मोटिवेट करेगा। अभिषेक भाई तमिल जा बीच में थोड़ा एक पापा के लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई सब लोग। सर्टिफिकेट सर ये आपका मैं दे भाई सोनल को दूर से आई अब अपने बच्चे आओ। यहाँ पे छोटा सा पटवा जाए जाके सम्मान काफी। अरे उसको माला नहीं आया। मालिनी जी मेरे साथ 5 साल से जुड़ी हुई है। क्या बात। बहुत एकदम जिसे कहते हैं ना शांत रस से एकदम जो लिखते हैं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आसमान को छू लोगे। दो गुलाब दे रहा हूँ। थैंक यू। अभिषेक के लिए कि मैं तो यहाँ का પગી हूँ, मालिक तो आप सब। क्या बात है सर। બધાને સન્માન કર્યા છે ને એનું આપણે બે માળા પહેરાઈને સન્માન કરીશું। એક રેખાબેન પહેરાવશે, એક જ્યોતિબેન પહેરાવશે, એક હું પહેરાઈશ। एक श्रोता के रूप में एक मंच संचालक के रूप में शुक्रिया। अरे अभिषेक भाई आपकी गायिका तो सुना दो। हाँ बस मैं अभी वो जाते भूल मत जाना। मैंने देखो बहुत सारे लाल गुलाब दिए ना, बहुत सारा प्यार। थैंक यू। तो इनका माल्यार्पण मैं ही करना चाहूंगा। एक बार सा
मंच को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ लाने के लिए कल याद किया। मैंने कहा चलना शौक है, लिखता था मैं किसी समय में, काफी लिखा, बट ऐसा मंच उस समय नहीं था, तो लिखना लगभग कम कर दिया। पहले बहुत लिखा, 10-12-15 सालों तक काफी लिखा। अब वापस शुरू हो जाएगा। और जिस लिखा और मंचों पे पढ़ा भी, ऐसा नहीं है, पढ़ा भी। तो जिस संस्मरण की अभिषेक भाई बात कर रहे थे, मैं एक्चुअली कवि सम्मेलनों का काफी मुरीद रहा हूँ, सुनने में भी, और एक समय था कि सोचता था कभी पढ़ूंगी, छोटे मोटे कवि सम्मेलन पढ़ेंगी। तो 2003-4 का दौर था, एक कवि सम्मेलन में मैं गया था। आप उस समय का दौर याद कीजिए कि कुमार विश्वास जी उस कवि मंच के सबसे जूनियर कवि थे, और उस कवि मंच पे उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी रात को 2 बजे तक बैठे थे। वो कवि सम्मेलन शाम को 5-6 बजे शुरू हुआ था और रात को 2 बजे वो जाके खत्म हुआ। और उस मंच पे गोपाल दास नीरज जी, अनु सपन जी इस समय शुरुआत कर रही थी, सुरेश अवस्थी जी, और बड़े नाम थे, मैं नाम अभी याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बहुत बड़े नाम थे उस पे। शिवोम अंबर जी, माणिक वर्मा जी, एक गीत जो चंदन है देश की माटी लिखा उसके कवि, कितने बड़े नाम थे। तो कुमार विश्वास साहब उस कवि मंच के ओपनर कवि थे, और उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे बैठ गई कि इतना बड़ा मंच है कि जैसे 10th के परीक्षा में एक गणित के पर्चे में जो स्थिति होती है वो मेरी स्थिति है। उस समय बोला था, और उनका चर्चित गीत जो उन्होंने लिखा था, बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है, उन्होंने उस गीत को पढ़ा था। और उस मंच पे ही ये घोषणा उस समय नीरज जी और इन सब लोगों ने कर दी थी कि मतलब आगे बड़े कवि होंगे। तब वो इतने छोटे भी नहीं थे, एक्चुअली लिखना शायद मंचों पे आना 1996 से शुरू कर चुके थे, 2003 की बात थी। तो मैंने ऐसे कई काव्य मंचों को देखा है। अहमदाबाद में भी एक कवि सम्मेलन हुआ था, वहां पे भी थे। अहमदाबाद में मतलब होते हैं, कम होते हैं, और मैं तो इतना सुधीश होता हूँ कि 1500 रुपए खर्चा, 1500 नहीं 2000 रुपए खर्चा करके राजपथ की कवि सम्मेलन में भी गया। तो ऐसा शौक है, बट ये एक अच्छा मंच साहित्य अर्पण दे रहा है, और उम्मीद है कि इस आज की महफिल से भी कुछ नाम निकल कर आएंगे जिनको हम फिर संस्मरण के रूप में मैं कभी सुनाऊंगा कि मैंने उनको इस मंच पर कभी सुना था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का, और कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और कभी मौका मिला तो फिर से मैं अपनी काव्य यात्रा को मंचों की शुरू करूंगा, और फिर से कभी आप सबके साथ होगा। 1 मिनट ऋषभ भाई, आप भी अपनी चाहिए। जी जैसे कहा ना किसी ने, ये प्यार ये मोहब्बत सब अलग है, पर एक प्यार है जो माँ का प्यार है। उसके ऊपर समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। कि सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले आई माँ, कि सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले आई माँ। पशु पक्षी हो या मानव फिर सबके हिस्से आई माँ, कि सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले आई माँ। पशु पक्षी हो या मानव फिर सबके हिस्से आई माँ। अरे जीवन का वो रूप सुनहरा जिस जिस रूप में आई माँ, कि जीवन का वो रूप सुनहरा जिस जिस रूप में आई माँ। और बेटी पत्नी या फिर अम्मा हर किरदार में छाई माँ, कि बेटी पत्नी या फिर अम्मा हर किरदार में छाई माँ। कि जिस घर में वो पली बड़ी, कि जिस घर में वो पली बड़ी उस घर को छोड़ के आई माँ। एक नए घर को संवारने सपने संजो कर आई माँ, एक नए घर को संवारने सपने संजो कर आई माँ।
कि त्याग और ममता की मूरत, कि त्याग और ममता की मूरत, प्यार की एक अनोखी सूरत। बस उम्मीदें बुनती आई माँ और सबकी सुनती आई माँ, कि बस उम्मीदें बुनती आई माँ और सबकी सुनती आई माँ, कि सबको जीना अपने जैसा, कि सबको जीना अपने जैसा, उसको जीना सबके जैसा। हर दर्द को सहती आई माँ पर उफ ना करती आई माँ, हर दर्द को सहती आई माँ पर उफ ना करती आई माँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपने पन्ना धाय का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। पन्ना धाय ने मेवाड़ की मिट्टी की खातिर अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। उन्होंने देश प्रेम को, माटी के प्रेम को सर्वोपरि समझा, बेटे प्रेम को बाद में समझा। तो उसके लिए है कि बलिदानों की कहानी माँ, कि बलिदानों की कहानी माँ, देशभक्ति की निशानी माँ, और करके बेटे के प्राण निछावर मेवाड़ी मिट्टी की दीवानी माँ। और आगे सुनिए कि उसको कहते हैं, कि उसको कहते निंदनीय माँ, मैं कहता हूँ वंदनीय माँ। और राम बस राजा बनकर रह जाते, ना होती कैकेयी माँ, कि राम बस राजा बनकर रह जाते, ना होती कैकेयी माँ। और बहुत अच्छी पंक्ति है, आप लोग गौर कीजिए कि अम्मी मम्मी आई ताई, कि अम्मी मम्मी आई ताई, शब्दों की गहराई माँ, और बनकर दाई या फिर माई मेरे जीवन की परछाई माँ, कि बनकर दाई या फिर माई मेरे जीवन की परछाई माँ। कि अम्मी मम्मी आई ताई, धर्म संप्रदाय सब अलग, कि अम्मी मम्मी आई ताई, शब्दों की गहराई माँ, और बनकर दाई या फिर माई मेरे जीवन की परछाई माँ। और अंत में है कि पतझड़ में खिलता फूल है माँ, कि पतझड़ में खिलता फूल है माँ, सावन में बरसता बादल माँ, और हर सुख दुख में जो साथ है फिर ऐसी ममता का आंचल माँ। और अंतिम पंक्तियां हैं कि जो थके नहीं कभी वो है माँ, कि जो थके नहीं कभी वो है माँ, जो रुके नहीं कभी वो है माँ, हर जमी में फिर जन्नत है माँ, हर जुआ की फिर मन्नत है माँ। माँ ही देवी, माँ ही खुदा है, माँ ही फिर भगवान है, माँ ही मेरी दुनिया है और माँ ही मेरा जहान है। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो मैंने कुछ लिखा है कि माँ जैसा तो कुछ होना ही मुश्किल है, कि माँ जैसा बनना मुश्किल है। माँ सबकी जगह ले सकती है पर शायद इस दुनिया में माँ की जगह ले पाना मुश्किल होता है, और इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा मिस किया जाता है। कि माँ के ऊपर बहुत लिखा गया है। तो मैंने एक चीज़ और भी कही थी कि एक और मैं सुनाना चाहता हूँ कि ये शायद उदय भान सिंह जी की रचना है। मेरे मित्र ऋषि भाई को बहुत लगती है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं श्रृंगार पे नहीं लिखता हूँ, मैं नॉर्मली इतिहास पे लिखता हूँ। और मैम जैसे आपने कहा, मैं इतिहास के गुमनाम योद्धाओं पर ही लिखता हूँ मैं भी। और उसमें अभिमन्यु का मैम जैसे चर्चा कर रही थी, अभिमन्यु का मैंने खंडकाव्य लिखा है, मैंने कैकेयी का खंडकाव्य लिखा है। तो अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं सुना पाऊँ। कि तू चाहे चंचलता कह ले, कि तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का अब खेल नहीं। और तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची है तेरी तस्वीर बना बैठा। मैं तेरी प्रीत लगा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच के लिए। और आप सभी को मैं बहुत कितना भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं वो भी कम होगा। तो बस यही कहूंगा कि ये महफिल रुकनी नहीं चाहिए। हम सब लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ एक मंच बन चुका है, एक परिवार बन चुका है, और इस मंच को हमें आगे लेके जाना है।
और इसमें जितनी भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी हो सकता है आप लोगों की अभी कोई काव्य गोष्ठी हो तो यहाँ पे जितने भी कवि हैं आप आमंत्रित कीजिए उनको और उसका एक मतलब एक नेटवर्क बनेगा। तो इस मंच के लिए बस इतना ही कहूँगा कि साहित्य तर्पण साहित्य तर्पण साहित्य तर्पण। शुक्रिया। बोलना चाहती કે કહેવાય છે ને કે ઋણ અનુબંધન કે જેનાથી આપણો રિશ્તો તૂટી ગયો તો આ જન્મમાં એને ફરીથી આ ઋણ અનુબંધન આપણને નજીક લાવી રહ્યું છે બરોબર। તો જોડાયેલા રહીશું, પરિવાર સમજીશું, સુખ દુઃખ પણ બાંટીશું, ખુશી હશે ને તો પણ કહીશું અને દુઃખ હશે ને તો પણ કહેજો। આપણે એકબીજાને ટેકો કરતા રહીશું, આગળ વધીશું। થેન્ક યુ વેરી મચ। हाँ ठीक। સામે જુઓ। થેન્ક યુ। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय।